यूपीएससी हिंदी वॉरियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो को जीएस 1 पेपर जो कि आज संपन्न हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए लाए हैं। हमारा उद्देश्य आपको इसके सोर्स बताना है कि किस प्रकार आज के पेपर जो जीएस 1 हुआ है उसमें पीवाईक्यू और एनसीईआरटी की कितनी भूमिका रही। आपको पहले ही बता दें, यह वीडियो आंसर्स के लिए नहीं है कि आपको आंसर बताए जाएं कि इसमें क्या लिखना था, बल्कि ये बताना है कि कैसे पीवाईक्यू और एनसीईआरटी को पढ़कर आप इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। और यदि आप 2025, 26 या 27 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको अपनी तैयारी का जो दिशा है वो किस ओर रखना है कि आप जब अगले वर्ष मुख्य परीक्षा दें तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें। यदि इनसे कठिन भी प्रश्न होते हैं तो उनके लिए कैसे तैयार रहना है, आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। आपको इस वीडियो से ऑब्जर्वेशन करना है कि किस प्रकार पीवाईक्यू एनसीईआरटी को कॉम्बिनेशन में लाकर यूपीएससी प्रश्न बनाता है, कैसे वो विभिन्न वर्षों के प्रश्नों को लेकर उनको आपस में मर्ज कर देता है और फिर क्वेश्चन पूछता है। देखिए, यूपीएससी मुख्य परीक्षा में एक प्रवृत्ति जो हमेशा से रही है वह है कि वो कॉन्सेप्ट पूछता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को करंट के आधार पर पूछता है। जैसे कि आपको उदाहरण के रूप में बताएं, जैसे कि वर्तमान में कोई ज्वालामुखी की बड़ी गतिविधि हुई तो बहुत अधिक संभावना है कि 1 या 2 वर्षों के भीतर यूपीएससी जीएस 1 में जो आपका भूगोल का विषय आता है, सिलेबस आता है, उससे संबंधित भू जो ज्वालामुखी है उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉन्सेप्चुअल पूछ सकता है, करंट अफेयर्स को उसमें ऐड कर सकता है। तो हाल ही में कुछ बाढ़ भी आई थी, बाढ़, बादल फटना जैसे उत्तराखंड में घटना हुई है, तो उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन देखा गया। तो आपको करंट अफेयर तो पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर के साथ जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए वो भी आपको होनी चाहिए। तो आपको कॉन्सेप्ट पर कितना ध्यान देना है और करंट पर कितना ध्यान देना है, आपको इन प्रश्नों को देखकर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रश्न वाई प्रश्न देखते हैं। हम देखिए, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। टिप्पणी कीजिए। हाल ही में राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई थी चोल शासकों की। आप सोशल मीडिया यदि यूज़ करते होंगे तो आपने बहुत देखा होगा कि चोल शासकों के बारे में, जैसे अभी संसद में जो सेंगोल रखा गया है उनको उसी से लिंक किया जाता है। तो चोल शासक इसीलिए कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया। अब यदि आप इसका पीवाईक्यू थीम देखेंगे तो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, मंदिर के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है, 2013 में पूछा गया है। इसी थीम को उठाकर डायरेक्ट इस वर्ष पूछा गया है, कला एवं वास्तुकला। तो जो मंदिर आते हैं वो वास्तुकला में आते हैं, आपके स्मारक में आते हैं आपके। और सेकंड है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। तो भारतीय परंपरा संस्कृति के अंतर्गत ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कला हुआ, वास्तुकला हुआ, साहित्य हुआ, संस्कृति, ये सब कुछ आ जाता है। तो कैसे उसने दो क्वेश्चन को उठाया, थीम को, करंट को उसमें ऐड किया और आपके सामने प्रश्न को उपस्थित कर दिया। तो आपको इसी अनुसार पढ़ना है कि करंट अफेयर आपका छूटे ना, और आपका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप किसी दिन अखबार पढ़ रहे हैं और आपके अखबार में दिखता है किसी चोल राजा का नाम, जैसे राजन चोल है, राज राजा है, उनका नाम आता है, तो आप अपनी हिस्ट्री की जो बुक पढ़ते हैं या नोट्स पढ़ते हैं उसको उठाइए और उनके सारे जो उपलब्धियां हैं, उनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको पढ़ लीजिए। क्योंकि यूपीएससी की पूछने की प्रवृत्ति भी यही है। और पीवाईक्यू को कितना महत्व देना है आप इस वीडियो को देखकर समझ ही रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है, भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो ये कैसे पूछा गया है? यह प्रश्न सीडीएस जीके में पूछा गया 2017 में, यह 1999 में भी पूछा गया है, यह 2020 में पीटी में पूछा गया है। ये हुई हमारी प्रारंभिक परीक्षा की बात। हम 2022 का क्वेश्चन देखेंगे, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये मुख्य परीक्षा का 2022 का प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम,
परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के ये वर्ड गलत हो गया है, पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। 2017 का क्वेश्चन है। और 2015 का ही क्वेश्चन है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछा गया था आपसे, क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटी थी। औद्योगिकरण के दौरान वहाँ के लोगों का जीवन गुणवत्ता पर चर्चा कीजिए। भारत में वर्तमान में जीवन गुणवत्ता के साथ वह किस प्रकार तुलनीय है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति थी जो कि भारत के लिए हमेशा नकारात्मक ही थी, भारत के अगर नज़रिए से देखें तो वो नकारात्मक ही थी, क्योंकि जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने, वो इसी पर आधारित था। तो इसने क्या किया, उस कॉन्सेप्ट को उठाया, पीवाईक्यू को उठाया और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो कि 2015 का क्वेश्चन है उससे लिंक कर दिया। अब इसका आंसर सिंपल ही है। आपको अगर ये क्लैरिटी होती है, यदि आपने पीवाईक्यू पढ़े होते, उसका आंसर या मॉडल आंसर पढ़े होते, तो 100% वही मैटर होता और आप उसी को एक अच्छे वे में लिख देते, तो आपको इसमें अच्छे अंक मिल जाते। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और पहले ही आपको बता दें, ये वीडियो सिर्फ आपको इसलिए बनाई गई है कि आपको पीवाईक्यू का महत्व पता चले, एनसीईआरटी का महत्व पता चले और किस प्रकार आपको करंट अफेयर को ऐड करना है अपने नोट्स में, और अपने करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे 2 या 3 क्वेश्चन मिलाकर एक क्वेश्चन को बना दिया जाता है यूपीएससी में। अब थर्ड क्वेश्चन है जो आज पूछा गया, वे कौन सी घटनाएं थीं जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। 1 मिनट लेना चाहेंगे आपका। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा, भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का ह्रास, ये आपको जो मैटर है या आपका जो कंटेंट है ये मिलेगा आपको 8th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा और 12th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। टॉपिक अभी हम बता नहीं पा रहे हैं, आप देख सकते हैं 12th की एनसीईआरटी उठाइए, आपको इसमें अच्छे से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका, कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इनके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। हमने आपको इसमें प्रूफ भी दे दिया है, ये 8th की एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लेके दे दिया गया है आपको, पेज नंबर 155। तो इसमें बताया गया भारत छोड़ो उसके बाद, यानी आप इन पॉइंट्स को, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए, यहां लिख सकते थे। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कैसे हुआ, ये 12th की बुक आती है हिस्ट्री की एनसीईआरटी, उसका 11 टॉपिक है, 11th नंबर का टॉपिक, उसमें आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो आपको इससे अंदाजा लगता है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में। हम जब टेलीग्राम में आपके लिए सेशन लेते हैं तब हम आपको हर बार बताते हैं कि एनसीईआरटी और पीवाईक्यू का कितना महत्व होता है। और यदि इसकी पीवाईक्यू की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन तो एक आंदोलन है जिसमें गांधी जी की मुख्य भूमिका को मानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन और अन्य आंदोलनों पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। असहयोग आंदोलन पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक ही आंदोलन बचा था जो बड़ा था, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। यदि आपने वो प्रश्न देखे होते तो जब आप अपने नोट्स को पढ़ते हैं तो आपके लिए सभी आंदोलन महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो गांधी जी से संबंधित थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन को आपको पढ़ना चाहिए था या पढ़ना चाहिए, तो आपका ये प्रश्न आराम से टैकल हो जाता और आप इस प्रश्न को आराम से लिख देते। यदि आप सिंपल एनसीईआरटी भी पढ़ते, ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाता और आपको एक अच्छे मार्क्स दे के जाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बादल फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीडीएस 2017 में पूछा जा चुका है और 2016 में यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में पूछा था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के संबंध में उत्तराखंड के कई स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटना हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि उसने ये पूछा है और आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपसे इतना तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको बादल फटने की जो प्रक्रिया होती है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब उसने पहले क्वेश्चन पूछ लिया तो वो इतना तो आपसे चाहता है कि आपको वो नॉलेज तो हो जो यूपीएससी ने पहले आपसे पूछ ली है। और हाल ही में कुछ 2 या 3 वर्षों में, अभी एग्जैक्ट सन तो याद नहीं कर पा रहे हैं, अभी हाल ही में बादल प्रस्फुटन नाम से क्वेश्चन भी पूछा गया था मुख्य परीक्षा में। तो ये भी पीवाईक्यू की थीम को डायरेक्ट रिपीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, लेकिन देखिए सिंपल क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है,
सबके पास कंटेंट सेम ही होता है और लगभग परिभाषा भी सेम ही होती है। तो इसमें जो मार्क्स लाना है वो टफ होता है, क्योंकि सबको एवरेज मार्क्स मिलते हैं और एवरेज मार्क्स से काम नहीं चलेगा। यदि आपने थोड़ा सा भी अशुद्धियाँ कर दी या आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप एवरेज से भी नीचे चले जाते हैं। तो आपको एवरेज नंबर से ऊपर कैसे लाना है वो थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि लगभग सभी को बराबर मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि सभी एक जैसा ही कंटेंट लिखते हैं और क्योंकि क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछा गया है, जैसे पीसीएस में पूछा जाता है सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा है। और इसके बारे में बता दें, इस क्वेश्चन के बारे में, ये आपको 11वीं की एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी, उसमें डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन यदि आपने उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो इस क्वेश्चन को आप आराम से लिख सकते थे। 11वीं की एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाली, फिजिकल ज्योग्राफी नाम से। अब 17वां क्वेश्चन है, क्षेत्रीय असमानता क्या है, यह विविधता से किस प्रकार भिन्न है, भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है। देखिए, आप क्षेत्रवाद दिया हुआ है आपके सिलेबस में डायरेक्ट, तो वो इतना आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसका आंसर तो दे सकें। और यदि हम इसकी थीम देखें तो प्रश्न पूछा जा चुका है 2016 में, प्रादेशिकता का आधार क्या है, क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ है जिसने कि अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया है। अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए। सिर्फ क्षेत्रीय और प्रादेशिक का अंतर बताया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी है, उसको रीजनलिज्म से बता दिया गया है, ट्विस्ट कर दिया गया। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, सेम आंसर होगा, हालांकि स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर होगा लेकिन कंटेंट आपका सेम ही होगा। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को वो डायरेक्ट भी पूछ रहा है, बस हल्का सा ट्विस्ट कर देता है। तो ये सिलेबस का तो भाग ही था, तो आपके लिए महत्वपूर्ण था, और जबकि पीवाईक्यू पूछ लिया गया है तो आपके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति कैसी रह रही है अभी। अब क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है। अब आप इसके पीवाईक्यू देखेंगे तो ये पीवाईक्यू आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा कि उन्होंने उठाया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया और पूछ लिया। जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन देखे, बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिले। इसमें उसने जो वैश्वीकरण आपका सिलेबस का भाग है, महिलाएं हैं वो आपका सिलेबस का भाग है, शहरीकरण है वो भी है, तो उसने सिलेबस को मिक्स किया। और जो पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं, जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है, ये क्वेश्चन हो गया। और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। अब उसने ये पीवाईक्यू को मिक्स किया और सिलेबस के जो वर्डिंग दी हुई है उसको मिक्स करके डायरेक्ट आपसे पूछ लिया। और ये करंट का भी भाग है। यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसमें सभी मुद्दों से संबंधित पॉइंट्स आते हैं। उन्हीं सभी पॉइंट्स को आपको इकट्ठा करके इस आंसर में लिखना था बस। अब आप क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन है, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं, विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। ये आंसर ठीक था, इसको लिखा जा सकता था यदि साधारण रूप से भी किसी अभ्यर्थी ने इसको थोड़े से भी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो वो बहुत अच्छा आंसर लिख के आएगा। अब इसका पीवाईक्यू थीम देखें तो पूछा गया है, भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बताइए। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये तो लिंक ही नहीं हो रहा, तो हम आपको बता दें, यूपीएससी कई बार डायरेक्ट पूछ लेती है, हल्का सा ट्विस्ट करती है, कई बार ज़्यादा ट्विस्ट कर देती है, कई बार वो क्वेश्चंस को मिक्स करती है, कई बार वो आधा क्वेश्चन ले लेती है, आधा क्वेश्चन और कुछ मिक्स कर देती है। तो इसमें स्मार्ट नगर कार्यक्रम नहीं पूछा गया है, इसमें नगरीय जीवन पूछा गया है। तो आप जो शहर है उसको देख सकते हैं। तो अगर आप इसका उत्तर देखते तो वो ये है कि छोटे शहर, देखिए आप छोटे शहर को मान क्या सकते हैं, वो संक्रमण क्षेत्र मान सकते हैं आप गांव और शहर का, कि वो संक्रमण क्षेत्र होता है, उसमें आधी प्रवृत्तियां तो शहर की होती हैं लेकिन जो आधा उसकी प्रवृत्तियां होती हैं वो गांव की भी होती हैं। तो लोग हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं बड़े शहरों को, क्योंकि वहाँ पे आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये तो चीज़ें ठीक है, ये सब लिखते हैं। आपको क्या लिखना है इसमें, आपको लिखना है सामाजिक, क्योंकि वहाँ पर किसी को अनामिता का सिद्धांत माना जाता है शहरों में, जो बड़े शहर होते हैं, क्योंकि छोटे शहरों में भी इंटरफेयर होता है आसपास लोगों में, लेकिन बड़े शहरों में ये चीज़ नहीं देखी जाती, अनामिता का सिद्धांत होता है, किसी को कोई से मतलब नहीं होता। और अन्य चीज़ें भी हैं
जैसे कि शिक्षा स्वास्थ्य, इस पर आप पॉइंट लिख सकते थे। आप अगर इसको मल्टी डायमेंशन रूप से देखते तो उसमें क्या लिखते आप, कुछ भौगोलिक कारक होते हैं, कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक, कुछ राजनीतिक, तो आप इन्हीं के अंदर पॉइंट लिखते तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाता। फिर आप क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आ जाते। अब चौथा क्वेश्चन है, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। तो 2023 में चक्रवात का नामकरण पूछा जा चुका है। तो आपसे इतना तो वो चाहते हैं कि आपको चक्रवात की प्रक्रिया का पता हो। तो चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, ये 11th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो 97 पेज नंबर और 117 पेज नंबर टॉपिक 10 है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी पीवाईक्यू कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। और 2013 का भी आप क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी की मुख्य परीक्षा, तो चक्रवात पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और समुद्री सतह का जो तापमान है ये भी आपकी एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको जो कोचिंग संस्थान है वो भटका रहे हैं ज़्यादातर। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, पीवाईक्यू पढ़ना है। आपको ज़्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बुक किसके लिए पढ़नी है, किसके लिए नहीं पढ़नी। हम जल्दी एक वीडियो लाएंगे, उसमें आपको सोर्स बताएंगे, लिमिटेड से लिमिटेड सोर्स बताएंगे आपको, और आपको प्रूफ के साथ कि कैसे यूपीएससी इन्हीं से पूछ रहा है। और जो एक्स्ट्रा जो मार्केट बन रहा है यूपीएससी का, वो है आपको गलत मार्गदर्शन दे रहा है, गलत दिशा की ओर भटका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अब समाप्त हो गए हैं लगभग। ये क्वेश्चन सिर्फ डेमो के लिए थे, आपको ये समझाने के लिए कि पीवाईक्यू एनसीईआरटी की भूमिका क्या होती है, मुख्य परीक्षा में हो भले ही प्रारंभिक परीक्षा में हो। आपको देखिए पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, फिर पीवाईक्यू पढ़िए, फिर एक बार एनसीईआरटी का रिवीजन कीजिए। पीवाईक्यू में जो भी कॉन्सेप्ट है और जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो यूपीएससी के लिए सबसे गोल्डन वर्ड होते हैं। मतलब यूपीएससी बार बार चाहती है कि वो उन्हीं को पूछे। तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी जो भी हैं अच्छे से पढ़िए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लगाइए। पीवाईक्यू में जो पूछा जा चुका है उनके मॉडल आंसर को भी देखिए, खुद से मॉडल आंसर बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और करंट अफेयर को किस प्रकार लिंक करना है हमने आपको बताया, और करंट अफेयर्स पर किस प्रकार पकड़ बनाई जाती है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। किस प्रकार आपको अपने नोट्स में करंट अफेयर्स को मिक्स करना है और किस प्रकार यूपीएससी करंट अफेयर को पूछता है। लेकिन हमने आपको इसमें शॉर्ट तरीके से बता दिया है कि करंट अफेयर को वो लेता है, फिर उसका कॉन्सेप्ट पूछता है। तो आपके लिए 3 या 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई हैं। जैसे पीवाईक्यू उठाना है, उसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके मॉडल आंसर को, उसकी थीम को, उसके आसपास जो भी कोर एरिया होता है उस क्वेश्चन का वो पढ़ना है। इसके साथ आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है लगातार। मंथली मैगजीन पढ़िए या अखबार पढ़िए या दोनों पढ़िए, और एनसीईआरटी। इन 3 चीज़ों पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी तो मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में अंतर यही है कि अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी हैं वो कभी भटकते नहीं हैं, वो सीधा एनसीईआरटी लेते हैं क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उसको, उनका रिवीजन जल्दी हो जाता है। वो पीवाईक्यू पढ़ते हैं और पढ़कर निकल जाते हैं। तभी आप देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं और बहुत जल्दी सिलेक्शन हो रहे हैं फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं कि उनका ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आप जो रेशियो देखेंगे हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम का वह यही है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अभी भी भटक रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बुक्स के पीछे भाग रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख आपको जब बता रहे हैं वीडियो में कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा चुका है, यदि इसके बाद भी आप फालतू की बुक्स को पढ़ रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है पीवाईक्यू और एनसीईआरटी और करंट अफेयर उसको नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये गलती सिर्फ आपकी है और किसी की नहीं। तो चलिए, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि हम हर एक पेपर का ऐसा ही एनालिसिस करें तो आप क्या चाहते हैं इसके बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।